जो राजनाथ साहब भारत के यानी वाजपेयी के बाद बहुत सीनियर लीडर हैं, डिफेंस मिनिस्टर भारत के, उनका एक बड़ा दिलचस्प बयान हुआ आया है हमारे साथ। इससे ज्यादा हम दे देते, हमें कहा होता, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है और यहाँ पर बताया गया है कि बारूदी मवाद पटा है या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ पे इस खबर को उछाला नहीं। आप देख रहे पाकिस्तान की मीडिया में खबर बहुत ज्यादा नहीं आई क्योंकि पाकिस्तान इस मुआहदे को सैबोटाज नहीं करना चाहता। अगर भारत बराह रास्त पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अफगानिस्तान से अमन की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इस माली फायदे का तोड़ आखिर क्या है? अब हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पे अब तो सफारत खाने भी बन रहे हैं। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान की रियासत के सतून जो है ना, उसके अंदर ये एक्सट्रीमिस्ट तरीन एलिमेंट के घुसने का खतरा पैदा हो चुका है। राजनाथ कह रहा है अच्छे बच्चे बनते तो IMF ना जाते, हम ही तुम्हारा कोई ना कोई हल कर देते। जयशंकर कह रहा है कि ये नासूर हैं, ये इनकी सोसाइटी का गंद अब हमें इंपैक्ट कर रहा है, वो ये कह रहा है। और वो कह रहा है पूरी दुनिया इनसे बचे। हम हमेशा बात किया करते थे मकबूजा कश्मीर की, इस दफा हम खुद बात वहां क्या कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही है, चलते चलते आप कहें अगर आपने मुझे नंगा कर दिया तो मैं फिर आपके साथ बहुत लड़ाई करूंगा। भाई उस बंदे ने तो आपको कहा ही नहीं कि मैंने आपको नंगा करना है या मैंने आपके साथ कुछ ऐसा करना है। अफगानी नमक हराम, आपने उनके सफीर को पकड़कर हाथ बांध के नंगा करके अमरीकियों के हवाले किया। नमक हराम उनको कहते हैं। 6 अफराद जिंदा जल गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का मेरली इलाका है, तहसील है, इसका गांव है AP। यहाँ पे फील्डर गाड़ी, वो जो एक लंबी गाड़ी होती है, इसकी बड़ी दिलखराश किस्म की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। उससे भारत भी जो बार बार कोशिश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सिंदूर 2 और सिंदूर 3 वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं जी। तो अगर खुदा खास्ता वो भी एक्टिव हो जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हमेशा से करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मई में भी उन्होंने बाज नहीं आए उससे, तो अगर वो भी ये काम शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के पास TTP का कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। TTP मतलब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसको लेकर पाकिस्तान ने बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पर बिहेव किया, अफगानिस्तान के साथ पोलाइटली किया, रिक्वेस्ट की, सब सारी चीज़ें की। उसके अलावा उन्होंने लड़ाई भी करने की कोशिश की, एयरफोर्स से अपने अटैक भी कर दिए, तो तालिबानों ने सामने अटैक कर दिया। ये सारी सिचुएशन हुई, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं हुई कि TTP के लीडर को वो मार सके। हालांकि पिछले दिनों जो अफगानिस्तान के अंदर अटैक हुआ था उसमें उनका कहना ये था कि वहाँ पर TTP का एक जो लीडर है वो बैठा था, तो इसीलिए हमने अटैक किया था, लेकिन उसको मार नहीं पाए पाकिस्तानी। तो जो भी हो, एक तरफ BLA है जो BLA का कुछ कर नहीं पा रही है पाकिस्तानी, और ऊपर से ये TTP है, TTP का भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इतनी टफ होती जा रही है कि अब अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली वॉर चल रही है। TTP है, BLA है, इंडिया है, पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और ये सारी चीज़ों को हैंडल करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। अब अगर ये पाकिस्तान की सरजमीन से कोई यगार होती है पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की भी, और उधर से भारत भी जो बार बार कोशिश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि सिंदूर 2 और सिंदूर 3 वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं जी। तो अगर खुदा खास्ता वो भी एक्टिव हो जाए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो हमेशा से करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, जैसा आपने कहा कि मई में भी उन्होंने बाज नहीं आए उससे, तो अगर वो भी ये काम शुरू कर दें तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो सर फिर अभी हमें किस हद तक जाना चाहिए? दोबारा से ऑपरेशन जारी करना चाहिए, टारगेटेड ऑपरेशंस? जी, ये तो हमें करना पड़ेगा। अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा और ज्यादा जोर से करना पड़ेगा। सही। और भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान कभी अपने जो है ना गार्ड्स डाउन कर सकता ही नहीं है, और तालिबान के एक्शन से जो हम उसको तो वॉच करना चाहिए, लेकिन वी मस्ट कंटिन्यू टू वॉच कि ये न्यू दिल्ली में क्या मनसूबाबंदी हो रही है। और सर आप देख रहे हैं कि भारत भी
हाँ सर, आप वाकई देख रहे हैं कि भारत दोबारा से ही ऐसी गलती करेगा, कोई मिस एडवेंचर करने की? देखिए, वो इसको गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया ने उनको इस बात पे ताने भी दिए हैं, बताया भी है। इनके सबसे बड़े दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प ने तो कई दफा कहा इनको, लेकिन कल मैं उनके जो डीजीएमओ, उन्होंने जो एक किसी सेमिनार में एड्रेस कर रहे थे, तो वो तो बता रहे थे कि शायद उन्होंने पूरी दुनिया फतह करके रख ली है, उन्हें वो कुछ हासिल हो गया है जो उससे पहले उनके पास हासिल नहीं था। वो इसको समझते हैं कि न्यू नॉर्मल जो उन्होंने क्रिएट किया है, और पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने दबाव में डाला है, और पाकिस्तान को जो इसलिए वो समझते हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि दोबारा होगा तो फिर हम ये करेंगे ये, तो फिर इसलिए भारत से हमें होशियार रहने की बेनतहा जरूरत है। बिल्कुल सही सर। एक बात जो अक्सर मुबस्सरीन कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमरीकी और दीगर बैरूनी इमदाद के कम या बंद होने के बायस काबुल की इक्तिसादी कमजोरी के तनाजुर में अफगान हाकमियत मोदी के साथ मालियाती मुआहिदों या सिक्योरिटी ताउन में आगे बढ़ रही है। अगर भारत बराह रास्त पैसा इन्वेस्ट करेगा तो अफगानिस्तान से अमन की उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है? इस माली फायदे का तोड़ आखिर क्या है? अब हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पे अब तो सफारत खाने भी बन रहे हैं। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, और यहाँ पर बताया गया है कि मलक मीर हसन लंगरखेल के घर में बारूदी मवाद पटा है या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ है। अब ये दो मुतज़ाद बातें हैं जो सामने आ रही हैं। मकामी जो पुलिस है साउथ वज़ीरिस्तान अपर की, इनका ये कहना है कि अपर जनूबी वज़ीरिस्तान लद्दा में एक घर में बारूदी मवाद अचानक फटने से एक बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये मलक मीर हसन लंगरखेल ये मकामी एक कबायली रहनुमा हैं, उनके भाई हैं, और उनकी एक साहिबजादी जिसकी उम्र 14 साल या 15 साल बताई गई है, ये इसमें शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। और इसको मकामी लोग या सोशल मीडिया पर जितनी भी खबरें इस हवाले से आ रही हैं, ये ड्रोन हमले के हवाले से आ रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये आपको पता है कि इन इलाकों में इस्तेमाल हो रही है, और ये मिलिटेंट्स के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, फोर्सेस के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, क्वाडकाप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, और बारूदी मवाद के धमाके भी होते हैं इन्हीं इलाकों में। तो ये पुलिस का बताना यह है कि जी बारूदी मवाद फटने से ये हुआ है। मकामी लोग कहते हैं कि जी बाहर से हमला हुआ है। अब बाहर से मार्टर गोला गिरा है या कोई ड्रोन हमला हुआ है, ड्रोन हमला अगर हुआ है तो किस जानिब से हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। अलबत्ता ये वहाँ से जो इतलात आ रही हैं, लोगों में खौफ हरास भी है, और लोगों में ऐसे वाक़यात के बाद गुस्सा भी बढ़ जाता है। ये जनूबी वज़ीरिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, ना सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में बल्कि शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए हैं, बन्नू में हुए हैं, खैबर में हुए हैं, और इसी तरह बाजोड़ और दीगर इलाकों में भी हुए हैं। एक दूसरा वाक़या शुमाली वज़ीरिस्तान का है। यहाँ पर 6 अफराद ज़िंदा जल गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का मेरली इलाका है, तहसील है, इसका गांव है एपी। यहाँ पे फील्डर गाड़ी, वो जो एक लंबी गाड़ी होती है, इसकी बड़ी दिलखराश किस्म की तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं। गाड़ी जो है ये मुकम्मल तौर पर या आधे से ज़्यादा गाड़ी जो है ये जली हुई है, और ये बताया गया है कि कुछ नामालूम अफराद ने इस गाड़ी के ऊपर हमला किया और फिर फायरिंग की इस गाड़ी के ऊपर, और उसके बाद फिर इसको पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है, सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे, और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था, और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे।
तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे, तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है? हम समझ रहे थे तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? अफगानिस्तान की रही बात, तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा। और उनके साथ क्या, हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ये जो हमारे हुक्मरान है पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो इतना बड़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को दे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। ये तो उनसे पूछे ना उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं। अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है। हाँ। ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है। और आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने, अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला अहमद मीर के प्रोग्राम पे, समझते ना उनके घर जाके हमारे ऊपर ये उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था। पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए दोनों बॉर्डर हॉट रखने चाहिए, नहीं तो एक बॉर्डर ना हॉट हुआ तो फिर नुकसान हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये परमानेंट पॉलिसी बना ली है तालिबान ने भी और उधर इंडिया ने भी। तो किसी स्टेज पे भी इंडिया जो है वो अपनी लाइन के ऊपर और एक्शन कर सकता है, ताकि आप फिर इधर थोड़ी तवज्जो दें, उधर से वो कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसकी तवक्को करें कि बिल्कुल लॉजिकल है और रैशनल है कि वो ये करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि 48 आवर्स में कोई बातचीत नहीं होगी? ये जो टाइम बातचीत नहीं होगी उसकी वजह ये है कि बातचीत तो पता नहीं कब से हो रही है। रूस के अंदर मॉस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर भी लंबी चौड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स जी, और अमीर मुत्तकी और उसके बाद उसने पता नहीं वहाँ क्या कहा क्या नहीं कहा, सुन लिया होगा। उसके बाद उठ के वो अमेरिका इंडिया चला गया और वहाँ जाके दियोबंदी वहाँ जाके उनको एड्रेस किया उसने। तो मतलब है कि वो तो बिल्कुल इसका पूरा एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं। ये जो ट्रेड बंद की है या महाजरीन है, ये किया ना। एक तरफ तो इन्होंने यहाँ से कोई बहुत लोगों को यहाँ से निकाला है। अब निकाला है तो जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए ना। जिस तरह डिपोर्ट किया जा रहा है, वो आके यहाँ रह रहे थे, उनको निकाल के भेज दिया। तो ये भी एक हमारी भी मजबूरी थी कि अगर हम उनको ना निकालते तो वो एक फिफ्थ कॉलम सिंपैथेटिक टू द टीटीपी या टीटीए वो यहाँ थे, तो कोई पता नहीं था ना कि वो भी उनके साथ मिल जाएंगे या किसी वक्त अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हमने तो उनको कहा जाओ अपने घर जाओ, मगर उनको बात पसंद नहीं आई। वो वहाँ गए और वहाँ यकीनी तौर पर ये सारे जो वहाँ गए हैं इनमें से जो एक्टिविस्ट हैं वो या वो ज्वाइन कर लेंगे टीटीपी को या टीटीए को। तो मतलब है वो और अपनी जगह पे प्रॉब्लम है, छोड़ दें तो कल को ये अंदर से ही ना कोई गड़बड़ हो जाए, उधर जाते हैं तो वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। सो वी हैव अ प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम आवर हिस्ट्री। जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को मिसट्रीट किया है, पहले अमेरिका के कहने के ऊपर, उसके बाद वो अमेरिका से बचाने के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे गले पड़ रही हैं और कोई ईजी सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आखिरी स्टेज ये आ गई है। बात करने की भी कोशिश की, पैसे
से मसला हल करने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल ये कहा जाता है कि टीटीए ने कहा कि जी कोई 10-12 अरब रुपया आप 10 अरब की पेश करें तो हम इनको कहीं यहाँ सेटल कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने गारंटी मांगी कि भाई वो वहीं लगाएंगे। होगा ये क्या, कौन वो अपनी पैसे लेके हथियार लेके और फिर पड़ जाएंगे आपको, वो कोई गारंटी तो है नहीं। वो तो कहते हैं हमने पाकिस्तान का इलाका लेना है, अटक तक लेना है हमने, वो तो उनके तो एजेंडा ही कुछ और है। और उनके पास बारे में पैसे की कोई शॉर्टेज नहीं है, दे आर वेरी रिच, उनको हर जगह से पैसा उनके पास है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये पैसे वाली बात ही नहीं है। फिर यहाँ ये फैसला हुआ कि उनको यहाँ सेटल कर देते हैं, चलो जी छोड़ो आ जाए, अपनी फैमिलीज ले आए, यहाँ सेटल हो जाए। ये भी एक इमरान खान के ज़माने में ये पॉलिसी बनी थी। उसके बाद जो अगली गवर्नमेंट आई PDM की, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। दोनों ने ये सोचा यही तरीका है, क्योंकि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट एक ही थी ना, गवर्नमेंट तो चेंज हो गई थी मगर एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिसी वही थी। तो पॉलिसी वही रही, मगर वो भी नहीं काम आई। कुछ लोग आके सेटल हो गए यहाँ, मगर और वो जो सेटल हुए वो अपनी खवातीन को, बच्चों को ला दी, मगर खुद वो अपने हथियार लेके वहीं बैठे रहे। तो वो मतलब दैट डिडंट वर्क आउट। और ये उसी तरीके की सिस्टम है जाके पहले 2010 से लेके 2014 तक हमने पता नहीं कितनी एग्रीमेंट्स की थी TTP के साथ पाकिस्तान के अंदर जब थे वो, इसलिए कि इसके माने हैं आप जंग लड़ रहे हैं बाय अदर मीन्स। अब आप फोर्सेस के साथ नहीं लड़ रहे हैं, मगर यू आर स्टिल। मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रजीम का। और इनका जो बॉन्ड है पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो बॉन्ड है इस्लाम का, मुसलमान होने का। कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मर्तबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया, भारत अफगानिस्तान में एक डैम बनाना चाह रहा है, काबल रिवर डैम। वो इंडिया के हाथों में चले गए, क्या इससे हम अज्यूम करें? कहते हैं आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर। फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। तो अंधे तो नहीं यहाँ के लोग कि उनको पता हम भूख से मरेंगे, हमको रोटी नहीं मिलेगी और वो मोदी साहब को ये काम करने देंगे। और जहर जो है, आप इधर से अंदाजा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। अफगान तालिबान की ये ताकत में बस में नहीं है कि वो TTP को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मिलिटेंसी करने से रोक सकें। और उसके बाद हालिया इंडिया के साथ जो हाथ मिलाया है, जहां कश्मीर तक को इंडियन टेरिटरी तस्लीम कर लिया गया है, आप ये देख लें कि ये तो हम दुनिया को कहते थे ये प्रॉक्सी हैं, इन्होंने साबित किया है कि अब ये प्रॉक्सी है, लिख पढ़ के इन्होंने अपने आप को उनकी प्रॉक्सी बनाया। और इन्होंने इमाम मेहदी की फौज बनना था, ये इमाम मोदी की, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ये मोदी की फौज जो है ये बन गए, इन्होंने मोदी को अपना इमाम बना लिया। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तालिबान का सोसाइटी है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान ने जितनी हद तक अपना सब्र दिखाना था दिखा दिया। हमारे रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, नौजवान फौजी, सिविलियंस, अफसर। एक लिमिट होती है, उनको 5 साल से बातचीत हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान ने अगर कुछ ऐसी हरकत की तो इतना मारा जाएगा पाकिस्तानियों को और उनको इन हिंदुस्तानी बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे हम, या फिर वहाँ तक मारेंगे। अब देखिए, जब पाकिस्तान को जब पूछा जाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, कि भाई अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशन ख़राब क्यों है, तो बोलेंगे कि नहीं देखिए अच्छे होने चाहिए थे, वो भी इस्लामिक ब्रदर है, हम भी इस्लामिक ब्रदर हैं, उम्मा वाला कंसेप्ट भी ऐड होता है। तो पता नहीं उनको क्यों ऐसा लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं, और पता नहीं चलता कि क्यों उनके साथ हमारी दुश्मनी है। देखिए, जो भी हो, ये उम्मा वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ही फालतू है, क्योंकि अगर उम्मा वाला कंसेप्ट ठीक होता तो ना ही ईरान और सऊदी की, ईरान और UAE की लड़ाई चलती रहती, ना ही यहाँ पर यमन और सऊदी की लड़ाई चलती होती, ना ही यहाँ पर ईरान और ये जो मतलब शिया और सुन्नी वाला कंसेप्ट यहाँ पर लागू रहता, ना ही टर्की और सऊदी लड़ते रहते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो कि इस्लामिक कंट्री को बताती है कि भाई ये उम्मा वाला कंसेप्ट जो है ना फालतू कंसेप्ट है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें।
अब नाज़रीन किराम, मुल्ला याकूब जो है इसने दोहा जाने से पहले जो स्टेटमेंट दी, जिसे अब अफगानिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। खैर, जुम्मे के दिन इन्होंने जो हरकत की कि इन्होंने जो जुम्मे के खुतबात हैं उनके लिए एक रिटन पेपर जो है वो अपनी मसाजिद के इमामों को और अपने जो आलिम हैं उन्हें दिया, जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद की बात थी, जिसमें इंतहाई तशवीशनाक चीज़ें थीं, जिसमें पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरे अल्फाज थे। यानी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं, और ये वैसे इसमें वही चीज़ है कि अपनी गवर्नेंस के गैप्स जो हैं उन पर से और गवर्नेंस के जो इनकी फेलियर्स हैं उन पर से नज़र हटाना चाहते हैं। फिर ये एक पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बनाकर वही मोदी वाली प्लेबुक, लेकिन ये जो इंटरनल इन्हें रेजिस्टेंसेस का सामना है तालिबानी रिजीम के अंदर भी, और फिर AFF और NRF, कल AFF अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट वालों ने इनके 2 और बंदे मार दिए हैं घात लगा के कमांडर्स। अब मुल्ला याकूब जो है इसने नाज़रीन किराम बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दी, और जहर जो है आप इधर से अंदाज़ा करें कि इनके अंदर जहर कितना भरा हुआ है। ये कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज़ जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर, कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है, खैर दिस इज़ नॉट ड्यूरेंट लाइन, दिस इज़ अ पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर। कहता है कि ड्यूरेंट लाइन इज़ जस्ट एन इमेजिनरी बॉर्डर बट राइट नाउ वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज इट। यानी अभी फिलहाल हम ड्यूरेंट लाइन जो है ये बॉर्डर नहीं है, लेकिन हम इस ड्यूरेंट लाइन को तब्दील करने की पोजीशन में नहीं है। व्हेन द राइट टाइम कम्स वी विल, जब वक्त सही आया तो हम ये करेंगे। फॉर नाउ वी मस्ट वेट पेशेंटली अंटिल वी आर एबल टू डू सो। अभी फिलहाल हमें इंतजार करना होगा सही वक्त का, उस वक्त तक का जब हम इस काबिल हो जाएं कि हम ये कर सकें। यानी इसने कह दिया कि भाई हमारा क्लेम है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, दिस शुड रिंग अ बेल। पाकिस्तान को इस देखें, ये इस काबिल तो खैर मुझे नहीं लगता होने देंगे हम इन्हें, खैर जो इनकी नीयत है ना अब उसके बाद, लेकिन वी हैव टू निप दिस एविल इन द बड। ये जो इसने स्टेटमेंट दी है ना, इसका सद्देबाब करने की जरूरत है। और फिर जो इनका मौलवी मोहम्मद नबी उमरी है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है अफगानिस्तानी रिजीम का, कहता है कि जी अगर अफगान ट्राइब्स और अफगान कौम जो है उसने एक मरतबा पाकिस्तान को इन्वेडर डिक्लेयर कर दिया एक फतवे के थ्रू, एक रिलीजियस डिक्री के थ्रू, कहते हैं आई स्वेयर बाय गॉड, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि यू विल नॉट फाइंड सेफ्टी इवन अप टू द इंडियन बॉर्डर। फिर तुम लोग भारतीय बॉर्डर तक भी महफूज नहीं रहोगे, यानी लाहौर तक भी महफूज नहीं रहोगे। द करंट सिचुएशन इंडिकेट्स दैट एरियाज बियॉन्ड द ड्यूरेंट लाइन KP एंड बलोचिस्तान विच वर वंस लॉस्ट बाय अफगानिस्तान मे इवेंचुअली रिटर्न टू अफगान टेरिटरी। अब इसने ये स्टेटमेंट दिया और इसे अफगान मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और जहर का अंदाजा करें, ये कह रहे हैं कि जी हमने फतवा दे देना है, और जो ड्यूरेंट लाइन के अक्रॉस एरियाज हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो कभी अफगानिस्तान ने खो दिए, ये अफगान टेरिटरी में वापस आने जा रहे हैं। यानी इसकी दीदा दिलेरी देखें। और फिर ये कहता है नाज़रीन कराम कि वही अटक पुल वाला जो इनका नैरेटिव है, और यही मुल्ला याकूब जो है ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। और फिर ये किस मुंह से बैठ के पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई जो है दोहा मुज़ाकरात के अंदर भी और दीगर जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें भी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस जहर को, इस शिद्दत को और इनके अंदर जो एक लावा उबल रहा है ना, उसे हमें रिकग्नाइज करने की जरूरत है। मुल्ला उमर ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है वो अफगान कौम के खिलाफ जंग होगी। खैर अब उसी मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब जो है वो भारत की फौज का जो एक आलाकार है वो बनना पसंद कर रहा है, और इन्होंने इमाम मेहदी की फौज बनना था, ये इमाम मोदी की, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि ये मोदी की फौज जो है ये बन गए, इन्होंने मोदी को अपना इमाम बना लिया है, ये भारत के आलाकार बन रहे हैं, ये भारत की प्रॉक्सी बन रहे हैं, और इंडिया ने शायद इन्हें पैसा ऑफर किया। वही बात जो 10 साल पहले अजय दोवल ने की थी कि तालिबान मर्सनरीज हैं, ये किराए के कातिल हैं, और इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इंडिया के पास बहुत पैसा है, हम इन्हें खरीद लेंगे, हम इन्हें देवबंद के मदरसा जो है और देवबंद का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके थ्रू कंट्रोल करेंगे। और एग्जैक्ट वही काम किया 6 दिन अमीर खान मुत्तकी को इंडिया में रख के, और अब ये कहते हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जी हम इंडिया से ड्रोन्स हासिल कर रहे हैं, हम डिफेंस सिस्टम हासिल कर रहे हैं, इंडिया इन्हें तरबियत दे रहा है। अब कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। 1947 से लेकर 1990 के दरमियान, बल्कि आप ये कहें कि 9/11 तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में एक पीस का, एक अमन का टाइम पीरियड है। ये तकरीबन 53-54 बरस का टाइम पीरियड आसानी से बन जाता है, जिसमें पाकिस्तानी जो ट्राइबल्स हैं अर्सवाइल फाटा के, ये पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े हलीफ, ताबेदार, सबसे बड़े चाहने वाले, सबसे जो लॉयल डिफेंडर्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत के अंदर बिलीव करते हैं, वो इन ट्राइबल एरियाज़ के ट्राइबल्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत से मोहब्बत करते हैं, उसके लॉयल सोल्जर हैं, और बार बार ये स्ट्रेटिजिकली तौर पे इनको पाकिस्तान की रियासत जो है वो इस्तेमाल करती है। और इनका जो बॉन्ड है पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो बॉन्ड है इस्लाम का, मुसलमान होने का, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक मुस्लिम फ़ौज है, ये मुस्लिम रियासत है, वो इसके साथ वो खड़े हैं। 1947-48 में
बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल लश्कर्स को इंस्पायर किया गया, उन्हें कश्मीर के जहाद के लिए भेजा गया, जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह, मैंने गलत कह दिया सॉरी, जो हरी सिंह है, महाराजा हरी सिंह की जो फ़ौज है उसको उन्होंने शिकस्त दी, इनको निकाला और उसके बाद वहाँ पर हिंदुस्तान की रेगुलर आर्मी आ गई जिसने श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड किया। फिर इनको पसपाई करनी पड़ी। उस जंग में हज़ारों ट्राइबल, कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया कि कितने ट्राइबल जो है उसमें जाम बहक हुए, शहीद हुए बल्कि कहेंगे, क्योंकि उनको इस्लाम के लिए भेजा गया, उनका और कोई मकसद ही नहीं था वहाँ भेजने का, तो वो कोई उसका नंबर नहीं है। और अगर आप चौधरी मोहम्मद अली, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर द नेम, इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एक किताब है जो पाकिस्तान के थोड़ी देर के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उस किताब में वो एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी का रोल उसमें उस वक्त होता है जब ट्राइबल पसपाई करते करते आज़ाद कश्मीर में, जो अब प्रेजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है, मुजफ्फराबाद से कुछ फासले में रह जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान आर्मी एक समरी जनरेट करती है पिंडी के अंदर के इस स्टेज पे अगर हमने इस पे पाकिस्तान आर्मी को रेगुलर तरीके से इस्तेमाल ना किया तो फिर आगे ये इतना आगे आ जाएगी इंडियन आर्मी की कोई डिफेंसिव लाइन नहीं बचेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल्स ने बुनियादी तौर पे वो जंग लड़ी, वो पाकिस्तान आर्मी ने नहीं लड़ी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर है। लेकिन जहाँ तक हमारे खत्ते का ताल्लुक है, साउथ एशिया का ताल्लुक है, उसमें तो बहुत क्लियर है अमेरिकन पॉलिसी, और उसमें तो तसलसल भी है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे बाइडन हो, चाहे ओबामा हो, सब ने भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे एक्सेप्ट किया है और उनको रोल दिया है, और वो रोल आपको मालूम है किस लिए दिया है। आप मर्द है तो हम इंशाल्लाह को आज आएंगे, फिर आप इतनी सी ज़रा मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आपको भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज को बोली है। ये कहते हैं कि कराची के मालिक ही हम हैं, कराची किसी के बाप का नहीं है, कराची को तो हम अफगानिस्तान में शामिल करेंगे। यहाँ सुराब कोर्ट में आजादाना तौर पे अफगानिस्तान का झंडा लहराते फिरते। इस वक्त हजारों की तादाद में इस्तीफे खास तौर के ऊपर नौजवान अफसरान के और जवानों के जो हैं वो GHQ मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को जलाने के लिए वहां पे जो तालिबान के लोग हैं वो अफगानिस्तान के झंडे के साथ साथ हमारा झंडा भारत का लेके भी वहां पे चल रहे हैं, ट्रांसपोंडर्स के साथ। और ये रॉ का अप्रूव्ड प्लान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा मुल्क जो है उस खत्ते के नीचे जितनी मादनियात है उसको तो बहुत अच्छी से जानता है, मगर उसके ऊपर जो इंसान है उनको नहीं जानता है। इसराइल जो है नाजरीन, वो भारत को एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम करने जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें भारत जब चाहेगा वो पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम को, यानी कि पूरा जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसको जैम किया जा सकेगा। यूँ लगता है जैसे कि अब अफगानिस्तान हमारे मगरबी बॉर्डर पे एक भारत जैसा मुल्क आ गया है जिसके साथ हमारी अब दुश्मनी सी हो गई। हालांकि अफगानियों ने कभी भी भारतीयों को गालियां नहीं निकाली हैं, और ये ओपन रूट होने के बाद जब स्काई रॉकेट होगा हमारा ट्रेड, आप सोच के देखिए, जब अन्न हमारा खाएंगे काम किसका करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब जिस तरीके से पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर हमने तालिबानों की मदद कर दी, जब तालिबान टेक ओवर करने की प्रोग्रेस में थे, जब उन्होंने उनको टेक ओवर करना था अफगानिस्तान के अंदर, तब उनको जो लगा कि भाई अगर पाकिस्तान को लगा कि अगर हम मदद कर देते तो आने वाले दिनों में होगा कि अफगानिस्तान हमारा एक पिट्ठू कंट्री बन के रह जाएगा और तालिबानों का हम जैसे चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि तालिबान के पास जैसे सत्ता आई, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कांड करने शुरू कर दिया और इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कि अब तो वॉर वाली सिचुएशन आ गई है। पिछले दिनों TTP के लीडर की तरफ से एक वार्निंग आई थी कि भाई आसिम मुनीर, अगर तू लड़ना चाहता है तो सीधा बॉर्डर पर आ जा, अपने ये जो टटपुंजी सैनिक है, टटपुंजी फौजी लोग हैं, उसको भेजना छोड़ दे। अब देखिए, ये बात बिल्कुल मतलब है कि TTP आए दिन चैलेंज करती है पाकिस्तान को और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। देखिए, अगर कुछ करना होता है तो उसको जब अफगानिस्तान का कोई ऐसा छोटा मोटा गांव होगा वहां जाके हमला कर देगा, लेकिन TTP से लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं है उसमें। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। का दूध पिया है तो इधर आके दिखाओ, बेचारे फौजियों को क्यों भेज देते हो, फिर हम बताएंगे कि जंग होती क्या है। अब जितना भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में बवाल चल रहा है, ये चल रहा है तहरीके तालिबान को लेकर।
पाकिस्तान कह रहा है तहरीक तालिबान तालिबान का प्रॉक्सी है, और तालिबान कह रहा है भैया ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, हमसे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान कह रहा है हमारा जो भी सीज फायर हुआ है ये शर्त पे हुआ है कि तुम तहरीक तालिबान को कंट्रोल करोगे। इधर तहरीक तालिबान पानी पी पी के या पिला पिला के इनको धमकियां दे रहा है। मजेदार बात यह हुई जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का साथियों सीज फायर हुआ है जिसमें पाकिस्तान के फौजियों की पतलूनें उतारी गई हैं, वो सीज फायर तुर्की और कतर ने करवाया है। तो वो सीज फायर का एक पूरा स्टेटमेंट लिखा गया, और उस स्टेटमेंट में जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि कतर होप्स दैट दिस इंपॉर्टेंट स्टेप विल कंट्रीब्यूट टू एंडिंग टेंशंस ऑन द बॉर्डर बिटवीन द टू ब्रदरली कंट्रीज। यानी दो आपसी भाईचारे में जीने वाले देशों के बॉर्डर को लेकर अब कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी बवाल नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रवक्ताओं ने और नेताओं ने इस बात का उल्लेख करना शुरू किया कि भाई अब हमारे बॉर्डर पे सब शांति हो गई है, सेटलमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अबे तालिबान ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो। तालिबान में अफगानिस्तान में बवाल शुरू हो गया कि तुमने बॉर्डर कैसे मान लिया पाकिस्तान के साथ। तो तालिबान ने कतर से बोला कि जब ये एग्रीमेंट लीक होके साइन हो गया, तालिबान, अब ये न्यूज़ बात आ रही हैं, तालिबान ने कतर से बोला कि सुनो भैया हम पाकिस्तान के साथ कोई बॉर्डर नहीं मानते हैं। जो 1883 में अब्दुल रहमान के साथ डोरैंड ने जो लाइन बना दी थी वो गलत थी। पाकिस्तान का पूरा जो पश्तून इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ने हमारे हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तो इस स्टेटमेंट को बदलो। तो पाकिस्तान ने इसके लिए मना किया, लेकिन कतर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को उनको दबाव में तालिबान के बदलना पड़ा, और जो फाइनल स्टेटमेंट सामने आया, अब ये फाइनल स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें से बॉर्डर शब्द हटा दिया गया। ये ऐसा एक सीज फायर हुआ है पहला दुनिया में जहां पर बॉर्डर ही नहीं माना जा रहा कि इन दोनों के देशों के बीच का ये बॉर्डर है। अब इससे ज्यादा मजेदार तो खबर और हो नहीं सकती। उधर तहरीक तालिबान कह रहा है देखो भैया हमारा तालिबान से कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारी ऐसी की तैसी रेलम पेलम मचा के रहेंगे। इसराइल जो है नाजरीन, वो भारत को एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम करने जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें भारत जब चाहेगा वो पाकिस्तान के दिफाई सिस्टम को, यानी कि पूरा जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसको जैम किया जा सकेगा। और फिर उसको जैम करने के बाद जो है भारतीय तैयारे पाकिस्तान में घुसकर अपनी मर्जी के टारगेट्स चुन सकेंगे, और वो उस तरीके से नहीं गिर सकेंगे जैसे इससे पहले राफेल्स को गिराया गया। ये वही टेक्नोलॉजी है जो इसराइल ने इस्तेमाल की थी ईरान के अगेंस्ट। 18 घंटे के लिए ईरान के तमाम ये जो रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, वो बिल्कुल जैम हो गया था, और इसराइल के तैयारों ने अपनी मन मर्जी के टारगेट्स को चुना था। तो एक्चुअली एक तो ये बातचीत है कि जिसके लिए वो स्पेसिफिकली आ रहा है, और बाकायदा इस टेक्नोलॉजी की फराहमी का जिक्र भी होगा, डिस्कशन होगी, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी पाइपलाइन में आ चुकी है। इसराइल के जो कई ऐसे एक्सपर्ट्स, जिसको टेक्निकल एक्सपर्ट्स और जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इस वक्त ऑलरेडी भारत के कई इंपॉर्टेंट फौजी अड्डों के ऊपर मौजूद हैं, और वहाँ वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं भारत के लोगों को। जो मोसाद है उसके इस वक्त एजेंट्स बैठे हुए हैं रॉ को समझाने के लिए कि जो नेक्स्ट प्लान आपका होगा अगेंस्ट पाकिस्तान, उसमें जो आपके जासूसी के खुफिया आलात, जो लेटेस्ट इस वक्त टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, वो उनको दी जा रही है और उसका इस्तेमाल सिखाया जा रहा है। उसके बाद लेटेस्ट जो ड्रोन्स इस वक्त इसराइल तैयार कर रहा है, इवन भारत भी कॉम्बिनेशन में उसके साथ तैयार कर रहा है, उन ड्रोन्स को ऑपरेट करने का तरीका समझाया जा रहा है, उसको बेस्ट वे में इस्तेमाल करने का तरीका समझाया जा रहा है। उसके बाद जो इसका जो साइबर ऑप्स है, इसराइल का जो साइबर ऑप्स है नाजरीन, वो दुनिया का सबसे माना हुआ साइबर ऑप्स जो है ना, उसका एक सिस्टम है जिसको वो कनेक्ट करना चाहता है भारत के साथ। और अगर भारत के साथ उसने कनेक्टिविटी अपनी कर ली तो फिर जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है, वो बहुत ईजी हो जाएगी भारत के लिए। तमाम जो सैटेलाइट डाटा जो कि इस वक्त इसराइल के पास आता है, वो तमाम का तमाम भारत के पास जाएगा, और पाकिस्तान की हर वो इंफॉर्मेशन जो भारत को चाहिए ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने से पहले, वो उसके पास आ सकती है। अच्छा, ये उसके अलावा फिर मैं आपको बताता हूं कि नेतन्याहू जो जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा एक मुआहदा है जो कि अभी तक बहुत खुफिया चल रहा है, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मुआहदे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये होगी कि
अगर भारत के ऊपर किसी मुल्क ने भी हमला किया तो तस्लीम यह किया जाएगा कि वो इसराइल पर हमला है, और इसी तरह अगर इसराइल पर हमला हुआ तो वो ये कंसिडर किया जाएगा कि ये भारत पर हमला है। तो यानी कि एक्चुअली इसराइल ने जो भारत की शिकस्त है उसको वो हजम नहीं हो पा रही है, लिहाजा इसराइल टोटली जो है वो जाएगा, जैसे आप कह सकते हैं ना कि टू एक्सट्रीम टू सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। हमने जो लास्ट जंग भारत को हराई है वो भारत अकेले की शिकस्त नहीं थी, वो इसराइल की भी शिकस्त थी। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल जो है वो भारत को हर किस्म की टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, हर किस्म की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है। वो उन तमाम गलतियों को ख़त्म करना चाहता है जो भारत से हुई हैं पिछली जंग में, और शिकस्त फाश हुई है भारत को भी और इसराइल को। लिहाजा वो इस दफ़ा अपने घोड़े को या अपने उस पेट को बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार कर रहा है कि अगली जंग में जो है किसी भी सूरत में हमें ये मार नहीं पड़नी चाहिए। तो अब पाकिस्तानियों को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अब की बार जो जंग होगी उसमें ये जंग हम लोग भारत के खिलाफ नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला दो मुल्कों के खिलाफ लड़ रहे होंगे। इससे पहले जो हमने जंग लड़ी थी वो भी डेफिनेटली इसराइल और भारत के साथ ही लड़ रहे थे, लेकिन इसराइल एक खुफिया हाथ के तौर पर उसमें काम कर रहा था। मगर अब की बार ये जो नेतन्याहू का विजिट है, इसके बाद बिल्कुल एक बात क्लियर हो जाएगी कि नेतन्याहू इसराइल भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग लड़ेंगे।